नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। बज गया है बिगुल क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 राज्यों में चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब देखना है किसमें है कितना दम। इस पर अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ आज डिस्कशन के लिए मौजूद हैं राकेश जी। सबसे पहले मैं राकेश जी से जानना चाहूँगी कि राकेश जी, अभी अभी तारीखों का ऐलान हुआ है और क्या लग रहा है कि कैसे सियासी जो माहौल है वो गर्म हुआ है या ठंडा है, कैसे तेजी आई है? देखिए दिव्या, महत्वपूर्ण बात है कि काफ़ी समय से इस चीज़ का इंतजार था। चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेकर के लगातार सुगबुगाहट और मीडिया ट्रायल एक प्रकार से चल रहा था कि आज होगा कल होगा, यानी कि ये 9 अक्टूबर की तारीख अमूमन तय थी और अभी थोड़ी देर पहले आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। और जिस तरीके से महत्वपूर्ण बात यह है कि तारीखों के ऐलान के साथ ही, हालांकि ऐलान के पहले ही तमाम राज्यों में, तमाम 5 राज्यों में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। तमाम केंद्रीय नेताओं के दौरे शुरू हो चुके थे, लेकिन पूरे नवंबर में जिस तरीके से तारीखें दी गई है, खासतौर पर राजस्थान का जिक्र करना यहाँ पर जरूरी इसलिए है क्योंकि 200 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन एक चरण में चुनाव आयोग यहाँ पर चुनाव करवाने की पूरी तैयारी में है। महत्वपूर्ण बात यह कि मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये जो जितने राज्य हैं यहाँ पर बीजेपी सिर्फ एक राज्य में है और कांग्रेस का अच्छा खासा परफॉर्मेंस वहाँ पर रहा है। लेकिन कांग्रेस अभी तक यहाँ पर प्लस में इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस पिछले चुनाव में किया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आरोप लगातार बीजेपी के ऊपर यह रहा है कि उनके विधायकों को खरीदकर उनकी सरकार गिरा करके बीजेपी सत्ता में आई है। तो कुल मिलाकर के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कांग्रेस के लिए हाल फिलहाल की स्थिति में फ्रूटफुल कहे जा सकते हैं। तारीखों के ऐलान के साथ ही तमाम जो राजनीतिक गणित हैं, सीटों के जो गणित हैं, वो सबके निकल करके सामने आने लगे हैं। महत्वपूर्ण बात राजस्थान के लिहाज से इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि नवंबर के आसपास चुनाव होते हैं। सबकी मतगणना की तारीख जो तय की गई वो 3 दिसंबर को तय की गई है और अमूमन दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक तमाम राज्यों में शपथ ग्रहण हो जाता है। राजस्थान की जातिगत व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था के लिहाज से यहाँ पर चुनाव को लेकर के एक उत्सव सा माहौल होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि गहलोत सरकार यहाँ पर है फिलहाल और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस मूड में है कि 5 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है उसको भुनाया जा सके, क्योंकि अमूमन यहाँ का जो राजनीतिक चलन रहा है, राजनीतिक रिवाज जो रहा है, हर 5 साल में एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होता है। कहीं ना कहीं 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, ये बदलाव लगातार होता रहा है। लेकिन इस बार जो माहौल देखने को मिल रहा है वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस सरकार दोबारा से रिपीट करने का दावा कर रही है अपनी योजनाओं के दम पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अमूमन इस होशोहवास में है कि 5 साल में जो एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होता है वो पूरी तरीके से भुनाया जा सके। विपक्ष के तौर पर भले ही पार्टी का कामकाज इतना सुदृढ़ नहीं रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आम आवाम के सहारे वही गहलोत सरकार के ऊपर बेरोजगारी समेत जो तमाम मुद्दे हैं, खासतौर पर पेपर लीक का मामला भी है, उन तमाम मुद्दों को उठा करके बीजेपी पूरी तरीके से इस बार अपनी सरकार बनाने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश हम जाएंगे तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, जैसा कि आरोप लगातार बीजेपी के ऊपर लगा है, कांग्रेस के तमाम नेता ये बोलते रहे हैं जनता ने मैंडेट कांग्रेस को दिया था, लेकिन बीजेपी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के आधार पर वहां पर अपनी सरकार बनाई है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को, इस भावनात्मक जुड़ाव को लेकर के दोबारा कांग्रेस चुनावी मैदान में जाने की तैयारी कर चुकी है। और कहीं ना कहीं जैसा कि कर्नाटक का जिक्र हम करें, जहां पर बीजेपी आम जनता के मैंडेट से इस बार चुनाव में हारी थी, कहीं ऐसा ना हो जाए जो हाल कर्नाटक में हुआ था वह भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़े। हालांकि शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव को लेकर के लगातार जो बयान उनके आ रहे थे, असमंजस लगातार दिखाई दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद सरकार जा रही है, तो उनके जो हाव भाव है, चेहरे के हाव भाव है, लगातार जो बयान आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से, हो सकता है मध्य प्रदेश में चेहरा चेंज किया जाए, हो सकता है वहाँ की केंद्रीय लीडरशिप के आधार पर वहाँ पर एक नया चेहरा चुनाव मैदान में उतारा जा सके। लेकिन जिस सीएम फेस को लेकर के राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं के बीच में तकरार देखने को मिल रही है, फिलहाल वो सारे जो आंकलन थे वो फेल हो चुके हैं। इस समय इन तमाम राज्यों की चुनाव की कमान है पीएम मोदी के हाथ में और अमूमन ये संदेश दिया जा चुका है पीएम मोदी के चेहरे पर, और पार्टी के अधिकृत सिंह जो चिन्ह है उस पर चुनाव लड़ाया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार 5 साल से जिस तरीके से, भले ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान हो, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया हो, सतीश पूनिया हो, राजेंद्र राठौड़ हो, या कोई भी बीजेपी का केंद्रीय लीडरशिप से जुड़ा हुआ राजस्थान या मध्य प्रदेश का लोकल लीडर हो जो कि दिल्ली में राजनीतिक रूप से सक्रिय है, इन तमाम लोगों के बीच में ये था कि शायद सीएम का चेहरा अब की बार उन्हें बनाया जा सकता है। और राजस्थान में ये फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन पीएम मोदी के लगातार राजस्थान दौरे के बाद में तमाम चीज़ें स्पष्ट हो चुकी है। अब पूरी तरीके से इन तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी चुनावी मोड में आ चुकी है। और खासतौर पर मिजोरम की बात की जाए या तेलंगाना की बात की जाए, तेलंगाना में टीआरएस गवर्नमेंट है, जाहिर सी बात है वहाँ पर बीजेपी की सीटें कम है, कांग्रेस की सीटें कम है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट का एक बड़ा पार्ट है, जाहिर सी
सी बात है भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी चाहेगी कि कहीं ना कहीं सीटों में बढ़ोतरी की जा सके। लेकिन फिलहाल जो बीजेपी का फोकस है हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, हिंदी भाषी जो राज्य है, खासतौर पर मध्य प्रदेश का जिक्र आप वहाँ पर कर सकते हैं, राजस्थान वहाँ पर आ सकता है, छत्तीसगढ़ वहाँ पर आ सकता है। वहाँ पर बीजेपी पूरा दमखम लगाने की तैयारी में, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले साल 2024 में लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं। जी जी। मेरे साथ ब्रजेश मौजूद है, आपसे जानना चाहूँगी क्या लग रहा है, राजस्थान में बीजेपी है या फिर इस बार एक बार कांग्रेस आने वाली, क्या लग रहा है इस पर? पहले दिव्या अपन ये जान लेते हैं कि जो तारीखों का ऐलान है वो किस राज्य में कब चुनाव होने वाले हैं। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा, तो मध्य प्रदेश में वहीं 17 नवंबर को मतदान किया जाएगा, और छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होगा, जो कि 2 चरणों में चुनाव होगा। और वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान किया जाएगा, और तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान किया जाएगा, और सबके जो मतगणना जो होगा वो 3 दिसंबर को होगा। राजस्थान पे आने से पहले हम एक बार उन सीटों पर नज़र डालेंगे जो 5 राज्यों में है। पहले तेलंगाना में सीटें हैं 101 टीआरएस के पास मौजूद है, बीजेपी के पास मात्र 3 सीटें मौजूद हैं। वहीं एआईएमआईएम जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है उसमें 7 सीटें उनके पास मौजूद है, कांग्रेस के पास 5 सीटें और अदर्स के पास 1 सीटें हैं। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसके पास 1 सीट है और रिक्त 1 सीट चल रही। वहाँ हमें बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 60 सीटें चाहिए होंगी, और कुल सीटें 119 वहाँ पर मौजूद है। आपको आप मिजोरम ले चलते हैं। मिजोरम में एमएनएफ के पास 28 सीटें हैं, और बीजेपी के पास मात्र 1 सीट है। वहाँ पे बीजेपी वहाँ रिवाइव करने की कोशिश भी करेगी, ठीक है। कांग्रेस के पास 5 सीटें मौजूद हैं, और फॉरवर्ड ब्लॉक के पास 5 है, और जेडपीएम के पास 1 है। कुल वहाँ पे 40 सीटें हैं, और जिसमें से बहुमत के लिए 21 सीटें चाहिए होंगी। हम आपको और आगे ले चलते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास 114 सीटें मौजूद, जो 2018 के विधानसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मौजूदा स्थिति 114 उसके पास थी। बीजेपी के पास 109 और बीएसपी के पास 2 सीटें थी, और समाजवादी पार्टी के पास 1 सीटें थी, और निर्दलीय के पास 4 सीटें। लेकिन सरकार गिराई गई उसके बाद मौजूदा स्थिति क्या है? बीजेपी के पास 127 सीटें हैं, और कांग्रेस के पास 96 हैं, और बीएसपी के पास 2 सीटें हैं, निर्दलीय के पास 4 सीटें, और समाजवादी पार्टी के पास 1 सीट मौजूद है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो जो मौजूदा स्थिति है, कांग्रेस के पास 108 सीटें हैं, बीजेपी के पास 70 हैं, आरएलपी के पास 3 सीटें मौजूद हैं, माकपा के पास 2 हैं, और बीटीपी के पास 2 हैं, आरएलडी के पास भी 1 है, और निर्दलीय 13 सीटें हैं। अब हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में जो स्थिति है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अगर हम देखें तो मौजूदा स्थिति में गुटबाजी की स्थिति है। चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस है, दोनों अपने अपने चेहरों पे गुटबाजी से जूझ रहे हैं। बीजेपी के पास अभी तक पीएम मोदी ने ऐसे चेहरे का ऐलान नहीं किया है, कांग्रेस भी अभी तक चेहरे पे नहीं गई है। तो देखने वाली बात होगी कि आखिर दोनों चेहरों किस चेहरे पे वो चुनाव मैदान में जाते हैं। नहीं, ये भी बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में भी गुटबाजी हो रही, क्या लगता है कि ऐसा भी कुछ देखने को आया सामने? मध्य प्रदेश में देखिए, जब से सरकार बीजेपी की कांग्रेस की गिरी, और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वहाँ पे कमान संभाली बीजेपी की, तब से काफ़ी गुटबाजी है। और जो शिवराज सिंह चौहान है वो लगातार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन वो कमान संभाले और उसके बाद वो विकास कार्यों में लगातार किए, लेकिन मौजूदा कार्यकर्ताओं को वो अपने संतुष्ट नहीं कर पाए। अभी तक जो वहाँ की जनता है उसमें गुटबाजी देखने के लिए जो बीजेपी है खुद उसमें गुटबाजी की शिकार, जो वहाँ का उनका जहाँ संभाग से वो आते हैं वहाँ गुटबाजी है, वो अपने ही क्षेत्र को संभाल नहीं पा रहे हैं। अमीषा मेरे साथ मौजूद है। अमीषा, राजस्थान की स्थिति की बात करूँ तो राजस्थान में ना तो बीजेपी ने अपने चेहरे दिखाए हैं और ना ही कांग्रेस ने दिखाए हैं। क्या लग रहा है कि क्या नया चेहरा जल्द आने वाला है, या फिर सीधा चुनाव के समय ही हमको देखने को मिलेगा? देखिए, भाजपा और कांग्रेस क्योंकि ये 2 प्रमुख पार्टियां हैं, तो इनके लिए ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो हिंदी पट्टी के राज्य है जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान हो गया। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भाजपा और कांग्रेस के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें यहाँ पर और लोकसभा सीटें भी है। और जिस तरीके से भाजपा ने राजस्थान की 25 में से 24 लोकसभा सीटें जीती थी पिछली लोकसभा चुनाव में, वहीं मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें जो है भाजपा के अंदर जीती थी। तो भाजपा के लिए अब की बार मध्य प्रदेश में भाजपा जो है अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, तो राजस्थान में सरकार लाने की कोशिश कर रही है। और भाजपा के लिए ये विधानसभा चुनाव जीतना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव इस पर ही निर्धारित हो जाएंगे कि कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो उसके लिए राजस्थान का रण कहें या फिर मध्य प्रदेश का कहें, इसलिए जीतना ज़रूरी है क्योंकि जो इंडिया गठबंधन जो बना है उसके अंदर अगर उसको छतरी बनना है या फिर अपनी सीटों की जो दावेदारी है वो मजबूत तरीके से रखनी है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी दोनों राज्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। जी जी, क्या लग रहा है अशोक गहलोत जी किस तरीके से अब चुनावी तैयारियों को सामने लेकर आएंगे, इस पर भी अगर आप कुछ बताना चाहें?
देखिए, अभी तक कांग्रेस और भाजपा की बात करें तो भाजपा ने जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है वहाँ पर सीटों का अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, लेकिन राजस्थान में अभी ना ही तो भाजपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर पाई है और ना ही कांग्रेस कर पाई है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव के तारीखों के ऐलान होने के बाद कितनी जल्दी कौन सी पार्टी अपने प्रत्याशियों की जो है लिस्ट जारी करती है। जी जी बिल्कुल। राकेश जी, एक बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि अब बिल्कुल चुनावी जो समय है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है, क्या लग रहा है कि पुरुष वोटर्स ज़्यादा है, महिला वोटर्स ज़्यादा है, फिर या यूथ ज़्यादा है, क्या लग रहा है? देखिए, यूथ पर निगाह तमाम पार्टीज़ की है इस समय, और जिस तरीके से केंद्रीय घोषणाएं हो रही है खासतौर पर केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें यूथ को खासतौर पर टारगेट किया जा रहा है। आप राजस्थान आइए या एमपी जाइए, वहाँ पर बेरोजगारी प्रमुख तौर पर मुद्दा है, और यूथ के जितने भी मामले हैं, खासतौर पर पेपर आउट का मामला हो जो राजस्थान में काफ़ी सक्रिय रहा है, कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई है, लेकिन बीजेपी लगातार कहती रही है कि सरकार के अंदर बैठे कुछ लोग इन तमाम चीज़ों को हवा दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस का इस पूरे मामले में, गवर्नमेंट का ये मानना है कि बीजेपी के पास कुछ तथ्य नहीं है, जो लोग इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे उनके खिलाफ हमने कार्रवाई की। तो जाहिर सी बात है, यूथ कहीं ना कहीं, यूथ की जो पूरी वोटिंग होती है वो आपकी सरकार में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। यूथ जिस तरफ डाइवर्जन होगा, कहीं ना कहीं एक यूथ के पीछे अगर पूरा परिवार होता है तो जाहिर सी बात है किस पार्टी को वोट देना, ये सारी चीज़ तय हो जाती है। तो ऐसे में यूथ को लेकर के तमाम योजनाएं की गई है। आपने भी एक सवाल अमीषा से किया था कि अशोक गहलोत अब क्या करेंगे। देखिए, लगातार 5 साल से राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट भीतरघात से जूझती रही है, खासतौर पर सचिन पायलट और गहलोत का मुद्दा लगातार हावी रहा है। ऐसी स्थिति में गहलोत, जो एक बीच में ये हो चुका था कि वो दिल्ली जा रहे हैं और शायद राजस्थानी कमान पायलट को सौंपे जाने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अशोक गहलोत पूरी तरीके से 5 साल ये कहते रहे, मैं था से दूर कोनी, मैं ये छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, मैं आपका राजस्थान छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने एक स्पष्ट संकेत राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दे दिया था कि तमाम जो आकलन, मीडिया के आकलन है, पॉलिटिकल आकलन है या राजनीतिक पंडितों के जो आकलन है, वो सब झूठे हैं। मैं राजस्थान का विधानसभा चुनाव करवा करके जाऊंगा, और अभी जो लेटेस्ट बयान है उनमें उनका कहना है कि हम दोबारा सरकार में आ रहे हैं और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। यानी कि कुल मिलाकर के उस भीतरघात को रोकने के लिए स्पष्ट संदेश उन्होंने दे दिया था कार्यकर्ताओं को। किसी भी गुट के फेवर में जाकर के बोलने की जरूरत नहीं। अगर आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो अशोक गहलोत के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और यही स्थिति है कि पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं अंदर खाने भीतरी घात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी इन तमाम चीज़ों से अछूती नहीं है। वसुंधरा राजे पूरी तरीके से अपना एक अलग गुट लेकर के चल रही हैं। इन पूरे 5 सालों में प्रदेश अध्यक्ष पद पर नए नए चेहरे बैठाए गए, लेकिन बावजूद उसके गुटबाजी कम नहीं हुई। अब हालात ये हैं कि वसुंधरा राजे के बंगले पर उतनी ही भीड़ दिखाई देती है जितनी बीजेपी कार्यालय में दिखाई देती है। वसुंधरा राजे को अभी भी ये इंतजार है, या उस संकेत का इंतजार है कि कहीं ना कहीं अगर राजस्थान में इलेक्शन होते हैं तो एज ए सीएम चेहरे के तौर पर मुझे आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चित्तौड़गढ़ में लास्ट सभा पीएम मोदी की हुई थी, उसमें उन्होंने तमाम चीज़ें स्पष्ट की थी कि हमारा जो सीएम का चेहरा होगा वो कमल का फूल होगा। तो जाहिर सी बात है, केंद्रीय आला कमान से स्पष्ट संकेत दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी हालात ठीक नहीं है, ना तो भारतीय जनता पार्टी में ना कांग्रेस में। मिजोरम में आप किसी भी स्थिति में उस लायक नहीं है कि आप सरकार बना सकें, यानी कि आपको किसी न किसी का समर्थन या तो लेना होगा या देना होगा। आपका जो मैंडेट है वहाँ पर इतना बड़ा नहीं है। तो कुल मिलाकर के हिंदी पट्टी छत्तीसगढ़, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में दोनों ही पार्टीज की संख्या, एमएलए की संख्या उतनी नहीं है कि वहाँ पर वो निर्णायक भूमिका में आ सके। तो ऐसी स्थिति में 3 जो राज्य हैं जो 2024 के लोकसभा इलेक्शन पर प्रभाव डालेंगे, ये दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। और दोनों ही पार्टियों में खासतौर पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस वहाँ पर इस समय शासन कर रही है। वो शासन बचा पाती है, रिपीट कर पाती है, तो कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि 2024 में इंडिया गठबंधन जो भी है वहाँ पर कांग्रेस एक लीडरशिप की भूमिका में आ पाएगी। लेकिन दोनों ही पार्टियाँ फिलहाल क्षेत्रीय क्षत्रपों की बगावत से जूझ रही है। अब वो क्षेत्रीय क्षत्रप कैसे साधे जाएंगे, कैसे उनको पार्टी की भूमिका में, एक अच्छी भूमिका में लाया जाएगा, उनको कैसे शांत किया जाएगा और नए चेहरों को मैदान में उतारा जाएगा। यूथ का आप जिक्र कर रही, तो जाहिर सी बात है इस बार भारतीय जनता पार्टी में कई प्रयोग किए जा चुके हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें तय होंगी जब दोनों ही पार्टियों की कैंडिडेट की लिस्ट, पहले लिस्ट जिस दिन जारी होगी, और मेरे ख्याल से उसमें ज़्यादा दिन नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं सांस्कृतिकता के लिहाज से दोनों ही पार्टियाँ भारतीय संस्कृति को मानती है। तो श्राद्ध पक्ष में मेरे ख्याल से वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मध्य प्रदेश में भले ही वो जो है लिस्ट आ चुकी है, लेकिन हो सकता है नवरात्रा स्थापना के साथ ही लिस्टें जो है दोनों पार्टियों की आना शुरू हो जाएंगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही पार्टियों संकेत जो मिल रहे हैं, अब की बार लिस्ट में आमूलचूल परिवर्तन के संकेत है। कई नए चेहरे ऐसे हो सकते हैं जिनको देखकर के शायद आप आश्चर्य करेंगे, लेकिन केंद्रीय आलाकमान दोनों ही पार्टी का अब की बार नए चेहरों को भूमिका देने की तैयारी में, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है 30% के आसपास मंत्री उनके चुनाव हार रहे हैं, ये बाकायदा एक सर्वे में जाहिर हो चुका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में जो बगावत वाला बात है, वसुंधरा राजे गुट और पार्टी का एक अलग गुट, यानी कि दोनों ही गुटों को
सामंजस्य बैठा करके कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव जीतने के बाद में एक धड़ा हावी हो जाए और सीएम फेस की लड़ाई शुरू हो जाए। तो ऐसी स्थिति में नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है जो दोनों ही गुटों में शामिल ना हो। ये बगावत की जो बात कर रहे हैं आप, ये तो अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट के बीच भी क्या लगता है कि यूथ है सचिन पायलट, तो एक बार वो अपनी किस्मत आजमा सकते हैं चुनाव में? देखिए ये 2018 में हो चुका है सचिन पायलट के चेहरे पर, और वो चुनाव जो मैंने कवर किया था, आप यकीन मानिएगा कई सीटें ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी का एक छत्र राज था, सिटिंग एमएलए भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट के प्रभाव क्षेत्र में आने वाली वो तमाम सीटें कांग्रेस ने जीती। और सिर्फ वो वोटिंग इसलिए हुई क्योंकि सचिन पायलट को ये आकलन किया जा रहा था कि उन्हें सीएम फेस के तौर पर राज्य की कमान दी जा सकती है। लेकिन 5 साल में जो भी चीज़ें हुई, सचिन पायलट सीएम नहीं बन पाए, तो जाहिर सी बात है उन तमाम जातिगत व्यवस्था जो पॉलिटिकल की रही है, उन तमाम लोगों में निराशा रही है। ऐसी स्थिति में अब दोबारा उस वोट बैंक को कांग्रेस अपनी तरफ डाइवर्जन के तौर पर ला पाएगी, ये इतना आसान नहीं होगा। गुर्जर जाति से पायलट आते हैं, तो गुर्जर जाति और खासतौर पर जनरल कास्ट और ओबीसी, इन तीनों की वोटिंग से वो सीटें पास आउट की गई थी। वर्तमान हालात वहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी के पास ये कहने का मौका है कि आपने इनको मौका 5 साल पहले दिया था, आपका व्यक्ति सीएम नहीं बनाया, तो जाहिर सी बात है वो डाइवर्जन वापस लेकर के आना कांग्रेस के लिए बहुत टेढ़ी खीर होगी। अशोक गहलोत अपने रहते किसी भी स्थिति में राजस्थान की कमान देने को तैयार नहीं है, तो जाहिर सी बात है अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान का चुनाव लड़ा जाने वाला है। वही भारतीय जनता पार्टी कमल के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। जी 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 जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि राजस्थान में और अन्य 5 राज्यों में जिस तरीके से चुनावी बिगुल बज चुका है, चुनावी माहौल शुरू हो गया है, हर कोई बस इसी सियासी जंग में है कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। इसी तरीके की अपडेट्स और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।